हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस के एक और नए वीडियो में। आज के सेशन में हमें सीखना है नंदवंश और सिकंदर का आक्रमण भारत पे कैसे हुआ था। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, फिर आता है हमारा नंदवंश। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु, अजातशत्रु का लड़का उदयीन। इन सबके बाद से तीनों के फिर लास्ट शासक कौन था? नागताशक, जो बहुत ही बकलोल टाइप का था, जिसे शिशुनाग उसका सेनापति रखा हुआ था। उसने उसको मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। बाद में शिशुनाग के बाद से इसका अंतिम शासक कौन आया था? नंदवर्धन। नंदवर्धन को क्या कर दिया? इसने मार दिया महापद्मनंद ने। महापद्मनंद ने इसको मार के नंदवंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तब नंदवंश की शुरुआत हुई। तो चलिए नंदवंश के बारे में जानते हैं। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक का नाम था नंदवर्धन। क्या था? नंदवर्धन। इसकी हत्या महापद्मनंद ने कर दी और नंदवंश की स्थापना कर दिया। बौद्ध ग्रंथ में बोधि वंश में इसे उग्रसेन कहा जाता था। किसे? महापद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता था। महापद्मनंद ने ओडिशा में कलिंग को जीत लिया और वहां नहरों का निर्माण करा दिया ताकि सिंचाई वगैरह बढ़िया से चलता रहे। आगे चल के नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद, जो बहुत ही अय्याश टाइप का आदमी था। इसी के शासनकाल में चाणक्य को अपमानित किया गया था, क्योंकि चाणक्य इसके दरबार में आए थे बताने कि सिकंदर भारत में घुस रहा है, जो मगध साम्राज्य पे अगर वो अपना कब्जा कर लेगा तो पूरे भारत को वह जीत लेगा, जो चाणक्य नहीं चाहते थे। ठीक है, तो धनानंद को बाद में क्या किया? चाणक्य ने अपनी नीति से चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इसको मार दिया और मौर्य काल का शुरुआत हो गया, मौर्य वंश स्थापित हो गया। तो ये था नंदवंश। अब हम शुरुआत करते हैं सिकंदर की कहानी। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। किसका? अरस्तु का शिष्य था। यह भारत पर 326 ईसा पूर्व पर आक्रमण किया। यह मकदूनिया का रहने वाला था। मकदूनिया को यूनान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनान भी कहा जाता है। जब यह भारत में घुसा तो भारत पहले भारत नहीं था, अखंड भारत था, भारत के टुकड़े नहीं हुए थे। तब देखिए, अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो आप कुछ इस टाइप का देखेंगे। जब आप ये प्रेजेंट टाइम का जब भारत देखेंगे तो आप कुछ टाइप का सीधा बन ही गया है। तो ये आप भारत देखेंगे। जब भारत यहां तक इसकी सीमाएं अफगानिस्तान तक लग रही थी, भारत था, अखंड था, तब इसकी सीमाएं अफगानिस्तान तक थी। तो यहां पे जब ये सिकंदर आना भारत में शुरू हुआ तो इधर पीछे से आया। ठीक है, आधे रास्ते से आया। उसके बाद से सबसे पहले यहां पर राज्य पड़ा तक्षशिला। तक्षशिला का राजा था आम्भिक। कौन था? आम्भिक। और वहां पर एक यूनिवर्सिटी चलती थी तक्षशिला, जिसके प्रोफेसर थे चाणक्य। चाणक्य वहां के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति थे। तक्षशिला पर सबसे पहले क्या किया? सिकंदर ने आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, जब तक्षशिला पर आक्रमण किया तो आम्भिक डर गया। ये थोड़ा डरपोक टाइप का शासक था। यह सोचा कि सिकंदर आ रहा है हम पर आक्रमण करने, उससे पहले इसने क्या किया? सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया कि चलिए आपके सामने मैं हाथ जोड़ता हूं, आप अपने शरण में लीजिए, हमको मारिए और ये नहीं। उसके बाद से जब सिकंदर इसको अपने आप में मिला लिया, तब आम्भिक से पूछा कि चलिए बताइए कौन कौन सा राज्य पहले आएगा, किस पे आक्रमण करना पड़ेगा, तब जाके भारत पर हम आक्रमण कर पाएंगे। अब भारत का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कौन है? सब जानकारी सिकंदर लेना शुरू कर दिया। किससे? आम्भिक से। आम्भिक जब तक्षशिला से आगे बढ़ा तो यहां पर सिंध आती है। क्या आता है? सिंधु। सिंधु का राजा था जिसका नाम था पोरस। पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ बहुत भयानक, जिसको हाइडिस्पसीज का युद्ध या झेलम का युद्ध कहते हैं। सिकंदर और पोरस, राजा पोरस के बीच में। लेकिन यह पोरस बहुत ही बहादुरी से लड़ा, लेकिन बाद में पोरस को उसके सामने हार का सामना करना पड़ा। इसने पोरस को झुकाया अपने कदमों में, कहा बोलो क्या चाहिए तुमको? उन्होंने कहा मुझे भीख में दी हुई जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे मार डालो।
तो वो वीर था, सिकंदर वीर योद्धा था। उसने समझा कि हाँ, एक वीर योद्धा का कर्तव्य क्या होता है। उसने कहा कि हम आपको मारेंगे नहीं, बस तुम्हें हमारा सहयोग करना पड़ेगा अगर आगे हम भारत पर आक्रमण कर रहे हैं तो भाई हारा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है, उसकी बात माननी पड़ेगी। तो पोरस क्या किया, उसकी बात मान लिया। पोरस आंधी की एक तरफ हो गए, फिर भारत की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। तो जब भारत में घुसना होता है उससे पहले एक ब्यास नदी आती है। ब्यास नदी भारत में आने से पहले कोई घुसेगा तो ब्यास नदी को पार करना पड़ेगा। और यहाँ मगध है, क्या है, मगध। मगध का साम्राज्य सबसे बड़ा था। अवंती, वैशाली, विश्व जो भी था सबको आपस में मिला लिया था। इतना बड़ा मगध था भारत में, मगध साम्राज्य, जिसका उस समय राजा कौन था, धनानंद, जो मदिरा पान में डूबा हुआ था। धनानंद क्या था, मदिरा पान में डूबा हुआ था, मस्त अय्याशी कर रहा था, मुजुरा देख रहा था। अब यह बात यहाँ जो चाणक्य रहते थे, चाणक्य को यह खला, इन्होंने कहा कि अगर सिकंदर भारत में घुस गया तो पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर लेगा और यहाँ की आर्थिक स्थिति को और राजनीतिक स्थिति को भी बिगाड़ देगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, चाणक्य एक दरख्वास्त लेके गए धनानंद के दरबार में। धनानंद के दरबार में गए और धनानंद एकदम मदिरा पान में डूबा हुआ एकदम मुजुरा देख रहा था। उसने देखा कि ये कौन आ गया, पंडित उठाओ इसको फेंको बाहर। उसने क्या किया, उसकी उनकी चोटी को पकड़ लिया और घसीटते हुए अपने दरबार से बाहर फेंक दिया। तो जब उनको बाहर फेंका तब उनकी जो चोटी थी वो खुल गई। तभी इन्होंने शपथ कर लिया कि जब तक तुमको बर्बाद नहीं कर लेंगे तब तक इस चोटी को हम बांधेंगे नहीं। ये शपथ लेने के बाद से चाणक्य चले गए चंद्रगुप्त मौर्य के पास, जो इनका शिष्य था। उन्होंने अपने शिष्य को ये नहीं बताया कि धनानंद ने मुझे अपमानित करेगा। अगर वो बता देते तो चंद्रगुप्त मौर्य का अंदर यही आता कि कब मैं धनानंद को मार दूं, मेरे गुरु का अपमान किए हैं। उन्होंने ये बताया कि सिकंदर क्या कर रहा है कि भारत में घुसना चाह रहा है, ऐसे तुमको रोकना पड़ेगा सिकंदर को। अब सिकंदर कहा कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य कहे कि इतना बड़ा सेना सिकंदर का, मैं उसे कैसे रोकूंगा। तो उस समय काम आया था भारत का अंधविश्वास। भारत में अंधविश्वासी लोग बहुत हैं, कोई कुछ भी कर दे, नहीं ठीक हो रहा है, झाड़ फूक कराइए, वो कराइए, दवा ववा ना कराइए, होता है ना। तो वो काम आया उस समय। इन लोगों ने क्या किया, वापस यहां से गया तक्षशिला, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, और जाके सिकंदर की सेना में अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। यह अफवाह फैला दिया कि जो भी ब्यास नदी को पार करेगा, जो युद्ध नीति से भारत पे आया है, उसकी मृत्यु हो जाती है। भारत देवों की भूमि है और देवों की भूमि पे जो युद्ध नीति से आता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसमें काम आया चाणक्य का विष नीति। चाणक्य के अंदर एक विष नीति था इनका। यह क्या करते थे, हमेशा अपने पास जहर वहर लेके घुमा करते थे। ऐसा जहर जो खाना मिला दीजिए, खाइए, आज मरिए 1 हफ्ता बाद, आज खाइए मरिए 2 महीना बाद। तो सिकंदर ब्यास नदी के इधर बैठा हुआ था, इसकी सेनाएं भी यहाँ थी, और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कर दिया, उसमें गुप्तचर बना के किसी सैनिक को मार दिया, उसका ड्रेस व्रेस पहन के उनकी सेना में घुस गया। चंद्रगुप्त मौर्य का केवल एक ही काम था, उनके खाना में जाके विष को मिला देना। ये जाके उसमें विष मिला देता था, जो सैनिक खाते थे 1 हफ्ता बाद जाके मर जाते थे। और जो भी ब्यास नदी को पार करना चाहता था उन्हें चुपके से चंद्रगुप्त मौर्य और उनके सैनिक मिलके उन्हें मार देते थे। अब धीरे धीरे सेना घटती चली गई। अब बाद में यह अफवाह फैल गया पूरी सेना में कि जो भी ब्यास नदी को पार करेगा उसे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। अब बेचारे हो गए परेशान। अब क्या किया जाए भैया, कि ब्यास नदी को पार नहीं करेंगे तो भारत पे आक्रमण कैसे करेंगे। सिकंदर ने क्या किया, अपने सेना को बहुत मोटिवेट किया, लेकिन जब दिमाग फिर जाता है अंधविश्वासों में तब कुछ भी नीति काम नहीं आती है। तो ये क्या हुआ, आगे चल के सिकंदर की सेना खुद हार जुड़ी सिकंदर के सामने कि अब हम इसके आगे युद्ध नहीं कर पाएंगे, हमारे लाचार भाई बहन मारे जाएंगे, उसमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसका थल सेना का एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर यह सारी बातों को समझ रहा था कि यह कोई नीति है जो हमको पीछे कर रही है।
नौसेना का जो प्रमुख था वो इधर से अरब सागर है, अरब सागर से अपने सैनिकों को बैठाकर भेजना वापस क्या किया, भेज दिया। लेकिन थल सेना वाला अभी दिमाग लगा रहा था कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। लेकिन जब सिकंदर खुद पीछे हट गया तो सेनापति कुछ नहीं कर सकता है। वापस जब सिकंदर आ रहा था तो जो ईरान इराक का एरिया है वहां पर एक जगह है बेबीलोन, क्या नाम है, बेबीलोन। बेबीलोन में उसकी थोड़ा तबीयत बिगड़ी, ऐसी तबीयत बिगड़ी 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई और सिकंदर का सेवा समाप्त हो गया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, तो अगर प्रेजेंट भारत जो है तो इस समय भारत को वो नहीं छू पाया था। जो अखंड भारत था पहले, अगर उसमें कोई पूछे अखंड भारत पर सिकंदर ने विजय प्राप्त किया था तो हाँ, तक्षशिला और सिंधु पर उसने क्या किया था, अपना विजय प्राप्त कर लिया था, भारत में घुस गया था। लेकिन चाणक्य और चंद्रगुप्त ने ऐसी नीति लगाई, ऐसा अंधविश्वास फैलाया कि सिकंदर की पूरी सेना को अकेले चाणक्य ने पीछे भेज दिया। ठीक है, तब उसके बाद से जब सिकंदर चला गया तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने अब टारगेट बनाया किसको, धनानंद को, कि इसने ही हमारी अपमान की थी, इसने हमारी चोटी को खोला था, मारो इसको पटक के पहले। तो जब यह चंद्रगुप्त मौर्य आया फिर इनको हरा के मौर्य वंश की स्थापना हो गई। ये थी सिकंदर की कहानी शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। I will run, I will